हम पढ़ रहे थे यूनिट यूनिट 5th ऑफ BBCC 103। तो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी? बात हो रही थी यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग की, स्पेशली कैसे हम असेस करते हैं इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो कैसे क्या क्या हिस्ट्री थी आपने वो भी देखा। ठीक है और हमने देखा था कि पहला स्केल कौन सा था। ठीक है, द बिनेट साइमन स्केल। एंड देन उसके बाद आपका जो फिर रिविजन्स हुए इसमें, इसी स्केल में किस किस ने किए, अमेरिकन वर्जन्स आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किस किस बेस पे होती है, इंडिविजुअल होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस। तो अभी हम इंडिविजुअल टेस्ट पे इंडिविजुअल जितने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उनकी बात हम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल हमने देखा। ठीक है, और हमने वेशलर का स्केल देखा। ठीक है अब एक और स्केल देख लेते हैं इंडिविजुअल में, बाकी बस 3 स्केल जानना, इट्स इनफ। ओके, सो ये है कॉफमैन का स्केल, कॉफमैन स्केल्स, द कॉफमैन स्केल्स। तो कॉफमैन एंड कॉफमैन इन 1980s and 1990s developed 3 scales which आर इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्केल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये भी अगेन इंडिविजुअल स्केल है। These scales were designed to include developmentally appropriate tasks anchored in theories of intelligence. आपको समझ में आ रहा है किस एज के लिए किस एज ग्रुप के लिए कौन सा टास्क सही रहेगा, वो उस तरीके पे डिज़ाइन किया गया था इन्होंने। तो इनका कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, फिर इनका अडल्ट इंटेलिजेंस, अडोलेसेंट्स और अडल्ट के लिए भी है स्केल। ठीक है, और है एक कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो पहला स्केल देख लेते हैं जो कि बच्चों के लिए है। ओके, सो द टेस्ट comprises of 7 tests of simultaneous processing, 3 sub tests of sequential processing and achievement scale consisting of 3 sub tests। अगेन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग इंटर्नशिप्स करना तो वहाँ पे आपको ये सारे स्केल्स या जितने भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो वो एटलीस्ट सिखाएंगे आपको क्या क्या होता है किस तरीके से। ओके, तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल स्पेशल इंफॉर्मेशन, अगेन वही स्पेसेस की नॉलेज और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, सिंथेसाइज कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सक्सेसिव में आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी आता है। ठीक है, और इवन 2 स्केल्स इनके ऐसे भी हैं, मेंटल प्रोसेसिंग स्केल जिसमें न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डिसऑर्डर, कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर भी यहाँ पे असेस हो जाएगा। और ये बहुत रेयर, रेयर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ डिज़ाइन उनको इस तरीके से, फिर उनकी कैटेगरी बनती है कि यहाँ पे क्या न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो जाता है, एग्जामिनेशन भी हो जाता है, जैसे कि वेशलर के टेस्ट में हो जाता था। ठीक है, तो कैटेगरीज बनती हैं, आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें। Then achievement subtest tab tasks similar to those included in traditional aptitude and intelligence test। अभी achievement subtest समझ रहे हो आप लोग? ये traditional intelligence, traditional aptitude मतलब academic achievement से ज़्यादा ये related है। ठीक है, स्कूल में जो भी आपके पढ़ाया जा रहा है उसको ये measure करता है कि अभी तक आपने कितना पढ़ा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर उसमें पता चलेगा क्या क्या आपने अभी तक अचीव कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे 4 तरीके के ग्लोबल स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा 4 तरीके की चीज़ें यहाँ पे मेजर की जा रही हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, मेंटल प्रोसेसिंग और अचीवमेंट। तो इनके अलग अलग स्कोर्स रहते हैं, मीन 100 रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का रहता है। ओके, देन फिर आपका कॉफमैन अडोलेसेंट्स और आपका अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये किसके लिए है? ये है आपके 11 साल से लेके 85 ईयर्स ऑफ एज, इतने बड़ों के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस ऑफ हॉर्न एंड किटेल एज वेल एज ल्यूरिया, पियाजे, ये सब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, इसके अंदर 2 बैटरीज हैं, मतलब 2 टेस्ट हैं, समझो आप इस तरीके से। So the core battery and the expanded battery and a brief mental status test, again यहाँ पे भी mental status test है। ओके, यहाँ पे क्रिस्टलाइड स्केल है, एक फ्लूइड स्केल है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, क्रिस्टलाइड नॉलेज, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे किटेल का भी नाम आया है, उन्हीं की थ्योरी में से ये सारी चीज़ें उठाई हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को मेजर करेगा ये वाला स्केल, और फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर करेगा फ्लूइड स्केल। ठीक है, इसके अपने अपने 3 सब टेस्ट है। ओके, देन आपका ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है इट इज़ अ क्विक स्क्रीन मेजरिंग फॉर एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन
4 years old to 90 years old। इसका ये यहाँ पे एक वर्बल टेस्ट होगा, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्विक स्क्रीनिंग कोई टेस्ट बनाया होगा, ठीक है, उससे फ़ौरन से पता चल जाता होगा कि आपका लेवल क्या है इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ये 3 उन्होंने टेस्ट बनाए, एडोलेसेंट्स के लिए, अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बनाया, ठीक है। तो ये बस इतना काफ़ी है कॉफमैन का। तो आप लोगों का काम बस इतना है कि सबका आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं एक एक वर्ड में। अगर आपके पास बुक है तो आप लोगों को पता है कैसे नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैंने तो अपने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही पढ़ा था, इवन सेकेंड थर्ड ईयर में भी, कि मैं क्या करती थी, हर पैराग्राफ को समराइज़ करके, इवन अभी आप लोगों ने शायद मेरा सर्टिफिकेट देखा होगा कि मैंने उसमें गुड स्टडी हैबिट्स के ऊपर एक वर्कशॉप ली थी अभी, तो उसमें भी इवन जो प्रोफेसर थी, जो काउंसलिंग क्लिनिकल दोनों ही साइकोलॉजिस्ट हैं वो, तो उन्होंने भी बताया था, इवन जो मैंने जो उनसे पहले वो, क्योंकि हमारा इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स होती है ना, तो वो पूछते भी हमसे, तो वही जो मैंने बताया था वही उनके उसमें भी था, वो उन्होंने भी वही सेम चीज़ बताई थी कि जो पैराग्राफ्स होते हैं स्पेशली ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत बल्क में, नॉट फॉर द इग्नू स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, वो मतलब जितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बल्क में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करो कि हर पैराग्राफ को समराइज करके लिख दो कि इस पैराग्राफ में क्या मैंने ऐसे ही किया है पूरा अपना ग्रेजुएशन, 2-3 वर्ड्स में हर पैराग्राफ के आगे लिख देती थी कि 2-3 वर्ड्स के बेसिस पे मैं पूरा पैराग्राफ लिख लूँगी, ओके। जैसे कि अब इसमें तो थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, बट आप लोग जैसे इसमें लिखो कि जैसे मान के चलो आपको वेशलर का स्केल लिखना है, तो क्या क्या लिखोगे आप कि इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए 3 एज ग्रुप्स की बात करो, आप 3 एज ग्रुप्स लिख दो, ठीक है। फिर आप लिखो कि ये जनरल इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे थे, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस में ये यूजफुल था, ठीक है। बस अब इन 3 वर्ड्स के बेसिस पे आप सब कुछ बना लोगे, ठीक है ना। और ये लिख लो वर्बल नॉन वर्बल दोनों डोमेन है, NV दोनों लिख लो, ठीक है। ऐसे 3-4 आपने वर्ड्स बना लिए, उसके बेसिस पे आप पूरा पैराग्राफ बना लोगे। फिर उन्होंने क्या किया था, ये याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले 4 बातों के ऊपर क्रिटिसाइज किया था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर लो 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कि अब अगर आपने यहाँ पे 4 पॉइंट्स याद कर लिए ना, तो यहाँ के 4 पॉइंट्स आपको ऊपर हेल्पफुल रहेंगे आपके स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि अडल्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये एक पॉइंट मिल गया कि वो वाला जो था वो अडल्ट्स के लिए था, ठीक है ना। वहाँ पे वर्बल एस्पेक्ट ज़्यादा था, ये भी आप लिख सकते हो। इन्होंने उल्टा क्या बोला कि वर्ड्स का आपने वर्बल एस्पेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, तो इस तरीके से, और इस तरीके से आपको पूरी नोट मेकिंग करनी है, ओके। मैं और भी इवन अभी ये तो थोड़ा आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं, पर आगे इन फ्यूचर में बताऊंगी आप लोगों को कैसे आप लोग स्पेशली इस बुक में तो ज़्यादा नहीं है, आई थिंक पीछे के यूनिट्स में देखेंगे अगर मुझे मिलता है तो, बट सेकेंड ईयर में स्पेशली ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मान के चलो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, और आपका 106 जो है क्या नाम था उस सब्जेक्ट का, जो भी है, जो सब्जेक्ट्स है ना बहुत थ्योरेटिकल हैं, बहुत ज़्यादा, ओके। तो वहाँ ये मेथड आप लोग यूज़ करना, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, आपने पढ़ लिया वेशलर का टेस्ट, आपने पढ़ लिया कॉफमैन का टेस्ट, ओके। सो हाँ, जैसे आप लोग कॉफमैन स्टार्ट करो तो यहाँ पे ये लिखो कि इन्होंने 3 स्केल्स बनाए थे, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट है अगेन बच्चों के लिए, फिर अडल्ट्स के लिए एक इन्होंने ब्रीफ टेस्ट बनाया। इसमें क्या क्या है, बस ये 4 पॉइंट्स लिख दो, साइमल्टेनियस और सिक्वेंशियल, आई थिंक नहीं, सक्सेसिव है, मेंटल और अचीवमेंट, ये 4, बस इसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ आपका हो जाएगा। देन विल टॉक अबाउट ग्रुप टेस्ट, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, अ ग्रुप टेस्ट ये किसके ऊपर होगा, जैसे एक से ज़्यादा लोगों के लिए ग्रुप में ये एडमिनिस्टर हम करेंगे, ओके। 100 लोग हैं या 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो एक बार में सबका टेस्ट हो जाए, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था 1917 में, ठीक है, जब यूनाइटेड स्टेट्स भी उस वर्ल्ड वॉर की रेंज में आया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मिलिट्री सर्विसेज की, मिलिट्री मेंस की, तो उन्होंने फिर कहा उनको रिक्रूटमेंट चाहिए, बहुत कम समय था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वॉर क्राइसिस चल रहे थे,
तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें तो बहुत ज़्यादा मैन रिसोर्सेज चाहिए, तो और टाइम बहुत कम था। तो फिर वहाँ पे क्योंकि आप ऐसे तो रिक्रूट नहीं कर सकते ना आर्म फोर्सेस को या मिलिट्री सर्विसेज में आप ऐसे तो नहीं रिक्रूट करोगे, तो आपको कुछ टेस्ट तो लेना पड़ेगा। तो फिर उस वक्त के जो टेस्ट थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, सिर्फ उनका जो फोकस था वो था आपका वर्बल एस्पेक्ट पे या ना उन सारी चीज़ों पे। तो फिर यहाँ पे अंडर द डायरेक्शन ऑफ रॉबर्ट एम यर्क्स द आर्मी अल्फा एंड द आर्मी बीटा वर डेवलप्ड। अब आर्मी अल्फा आर्मी बीटा क्या है? आर्मी अल्फा में आई थिंक लिटरेट्स आते हैं और आर्मी बीटा में इलिटरेट्स आते थे। अब आर्मी अल्फा वाले तो क्या है कि लिटरेट्स हैं, उनको आप लेट मी जस्ट चेक इट, हाँ, जनरल लेटर बीइंग नॉन लैंग्वेजेस। आर्मी अल्फा वालों का वर्बल टेस्ट हो रहा था क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी, क्योंकि बात किसकी हो रही है? यूएस की, ठीक है ना, तो वहाँ का लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश उनको आती थी, दैट मीन्स कि वो लिटरेट थे और वो टेस्ट दे सकते थे। बट एक बीटा आर्मी भी बनाई गई जिनको जो इलिटरेट्स हैं जो आसपास के इलाकों के लोग हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर फिर नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट होता था, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता था। ओके, सो ये पूरा एक यहाँ से ग्रुप टेस्ट का शुरुआत हुआ। क्या क्या फीचर्स हैं ग्रुप टेस्ट के, कैसे डिफरेंट है इंडिविजुअल टेस्ट से? सबसे पहला तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं होता है ये, आई थिंक ओपन एंडेड फॉर्मेट में होता, नहीं मल्टीपल चॉइस होता है ये, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप में बल्क में आप टेस्ट करो, आप आज के टाइम पे भी देखो बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो यूपीएससी का या आपका नीट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे सब एमसीक्यू चलता है, ठीक है, क्योंकि बल्क में ग्रुप में लिया जाता है वो टेस्ट, है ना, आप ऐसे ओपन फॉर्मेट में नहीं दे सकते हो, बट हाँ वो भी जाते हो, ओपन फॉर्मेट में भी होते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम है वो ओपन फॉर्मेट में है, ठीक है। सो देन क्विक एंड बट जल्दी, जितने क्लोज एंडेड वाले जो जितने भी आप देखोगे कि जितने भी क्लोज एंडेड वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है क्योंकि डायरेक्टली इवैल्यूएट हो जाते हैं वो कंप्यूटर्स पे, है ना, ईजी होता है उसका स्कोरिंग एंड ऑल। देन क्विक एंड ऑब्जेक्टिव मशीन स्कोरिंग वर्सेस एग्जामिनर स्कोरिंग। अब इसमें भी यही सेम चीज़ है कि अभी मैंने जो बताया कि आजकल तो क्या कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं या ओएमआर भी है, तो वो भी अगेन सब एक बार में आराम से हो जाता है, ठीक है, क्विकर, फास्टर स्कैनिंग या आपका जो भी है इवैल्यूएशन फास्टर होता है, चीपर होता है, क्विकर होता है। बट अगर आप बात करो ओपन एंडेड की, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ामिनर्स चाहिए, फिर उनका आपको चार्ज भी उनको पे भी करना पड़ेगा और फिर वो स्कोरिंग करेंगे तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है, और इस तरीके से रिज़ल्ट्स भी लेट आते हैं। जैसे कि आप लोग जब अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दोगे ना, आप लोग देखना कि सबसे पहला जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आएगा, क्योंकि वो क्लोज एंडेड होता है, सबसे पहले उसी का रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को शायद ना पता हो कि आप लोगों ने एक बार में 8 एग्ज़ाम्स दिए तो 8 का रिज़ल्ट एक बार में ही आएगा, ऐसा नहीं है, एक-एक करके अपडेट होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक-एक करके अपडेट होता है। और इवन अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ये पता चली है कि इतना दूर-दूर से, जैसे अभी जिनके अंडर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो वो भी इनकी एकेडमिक काउंसलर है, तो वो बताती हैं कि हमारे पास साउथ की कॉपीज़ आती हैं, बताती हैं बेस्ट जो आंसर्स लिखते हैं ना वो साउथ वाले लिखते हैं, बाकी इग्नू का ज़ीरो है आंसर राइटिंग में, ज़ीरो है आंसर राइटिंग में इग्नू के स्टूडेंट्स, बट जो जितनी साउथ की, चेन्नई की और उस तरफ की जितनी भी कॉपीज़ आती हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। इवन हैदराबाद की भी वो बात कर रही थी कि हैदराबाद के भी जो हमारे पास आंसर शीट्स आते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि आपकी कॉपी कहाँ जा रही है चेक होने। अब अगर वहाँ के लोगों की यहाँ आ रही है, नॉर्थ में आ रही है, तो आप सोचो कि नॉर्थ वालों की साउथ में भी जा सकती है, समझ रहे हो आप लोग, तो ऐसा है। अब डिपेंड करता है कि कैसा आपके पास एग्जामिनर फंस गया, है ना, मैं इग्नू की बात करी हूँ यहाँ पे कि अगर एग्जामिनर तो बहुत लीनियंट होगा तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, बट अगर अगेन स्ट्रिक्ट है साउथ वाउथ वाले, फिर समझ रहे हो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वो तो ज़ीरो दे देंगे आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा आंसर राइटिंग अपनी अच्छी करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, आप लोग देते ही नहीं हो। चलो, देन ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अब ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन इजी होगा या ऑफ कोर्स एक एक करके इंडिविजुअली आप किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हो, कितना टाइम टेकिंग, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना ट्रेनिंग चाहिए,
है ना, तो वो भी एक फीचर है। और कंट्रोल ऑफ आइटम डिफिकल्टी कि आई थिंक यहाँ पे क्या है, एंट्री और रूल्स एंड डिस्कंटिन्यूएशन रूल्स। अब ये जब ग्रुप टेस्ट आप देते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप यही बताते हो ना कि इतने इतने मिनट का आपका टेस्ट है, इतने इतने आवर्स का आपका टेस्ट है और ऐसे ऐसे आपको एग्जिट करना है। बट आप बात करो उसकी जो इंडिविजुअल टेस्ट है वहाँ पे तो फिर प्रॉपर आपको सब बैठना पड़ेगा, साथ में सब कुछ करना पड़ेगा। So the examiner follows these rules to ensure that the test taker takes the items according to his or her ability level. In the group test, no such starting and discontinuation rules are there. अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं उल्टा बता रही थी कि इंडिविजुअल इन्होंने ये बोला है कि इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट में वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि इस तरीके से आप सोचो एक एक करके आप टेस्ट ले रहे हो किसी का, तो आप हर किसी को सही तरीके से बताओगे। और ये भी हम चेक करेंगे कि क्या ये जो टेस्ट के आइटम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी लेवल है या नहीं। बट ग्रुप में तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो सबको दे दिया गया, अब आपको आता है या नहीं आता है वो हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है, स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोसिस and remedial planning. Group intelligence tests are commonly used for screening the subjects for a particular course or job. जैसे आपको पता होगा ये सब ग्रुप लेवल्स पे होते हैं, आपके नेट का, नीट का या जेई का एग्ज़ाम है या जो भी है, ठीक है। ये किसी कोर्स को आप चूज़ करने के लिए ले रहे हो, या CUET PG ले लेते हैं, ठीक है, जॉब के लिए नेट का ले लेते हैं, ओके। देन बट ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टेस्ट आर यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, आप पर्सनल आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, ठीक है ना, लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो आप इस इंडिविजुअल उसको असेस करोगे, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, उसकी टेस्ट के बेसिस पे आप बताओगे कि एक्चुअली में उसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, या क्लिनिकल सेटिंग्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल टेस्ट को, ओके। देन वेरी लार्ज वर्सेस नॉट सो लार्ज स्टैंडर्डाइज सैम्पल। अब ग्रुप टेस्ट में जनरली लार्ज सैम्पल्स को हम यूज़ करते हैं टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और इंडिविजुअल टेस्ट में इतना ज़्यादा सैम्पल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्कोरिंग कैसे होगी, इतना बड़ा आप सैम्पल साइज लोगे, उसी के बेसिस पे ना आप एवेल्यूएट करोगे। तो स्टैंडर्डाइज होता है पहले बहुत बड़े टेस्ट पे कोई भी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कोई भी टेस्ट, फिर उसके बाद ही हम उसके रिजल्ट्स को हम फिर मैनुअल की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपके 6 पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ ग्रुप टेस्ट एज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये आप लोगों को पता भी होगा, बस इसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़ लेना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। एडवांटेजेस क्या हैं भाई, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि मास टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ग्रुप टेस्ट, और एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें इंडिविजुअल टेस्ट की, चाहे फिर आप बैचलर का स्केल लेना हो, बाटा बैटरी लेनी हो, कोई भी ऐसा टेस्ट लेना है आपको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, वहाँ पे क्योंकि टाइम लगता है, सब कुछ देखना पड़ता है, एक एक चीज़, एक एक ट्रायल, एक एक एरर रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना, और स्कोरिंग भी फिर उसके अकॉर्डिंग होगी। देन एडवांटेज ग्रुप टेस्ट का ये है कि ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग रहती है, सिंपलर रहती है, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट में स्कोरिंग बहुत टफ डिफ़िकल्ट रहती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाता है ग्रुप टेस्टिंग से, ठीक है, ताकि हम आराम से इजीली नॉर्म्स को स्टैब्लिश कर पाए। देन डिसएडवांटेज क्या है, since in the group testing the examiner has less opportunity to establish rapport with the examinees। अब ग्रुप टेस्टिंग में क्योंकि हर किसी पे फोकस नहीं होता है एग्जामिनर का, ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इतना एक बात नहीं कर पाता है, इतना रैपिड नहीं तैयार कर पाता है एग्जामिनर अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एग्जामिनी। और मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स आ गई तो इंडिविजुअल में तो आप देख लोगे उसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, या कोई क्वेश्चन का टेस्ट का कोई आइटम नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ भी सकता है। बट ग्रुप टेस्टिंग में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर कोई, वैसे तो सबको सब कुछ आता था, बट मोटिवेशनली वो डिस्टर्ब थे, इमोशनली कोई ट्रबल में थे, या उनका उस टाइम दिन अच्छा नहीं था, तो फिर वो ट्रू एबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जो वो इनके अंदर ताकत थी, क्षमता थी, उसके अकॉर्डिंगली उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये डिसएडवांटेज है ग्रुप टेस्टिंग का। ग्रुप टेस्टिंग का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, एज ऑल द एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द
आइटम्स, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, उन्हें सब कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बहुत ज़्यादा इजी आइटम्स हैं तो बोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आइटम्स हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, कि ये डिसएडवांटेज है। और इनवैलिड स्कोर्स आर डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे इतना उनकी ट्रू एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, इनवैलिड स्कोर, कहाँ से कॉपी किया कहाँ नहीं किया, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये अगेन एक डिसएडवांटेज है किसका, ग्रुप टेस्ट का। क्या क्या है देख लेते हैं ग्रुप टेस्ट के एग्जाम्पल्स, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के। MAB which is multi-dimensional aptitude battery, ये अगेन एक पेपर पेंसिल टेस्ट है, इसमें 5 वर्बल टेस्ट हैं और 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी है, सबकी एक सब कैटेगरी भी है, तो टोटल 10 सब टेस्ट हो गए, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी में इसको अरेंज किया है, तो यहाँ पे ये इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बताया कि किस चीज़ को एग्जैक्टली मेजर कर रहा है, बस उसकी थोड़ी सी डिटेल दी है, तो वही अगेन सेम नोट्स बनाओ, ये कब बना, कौन सा है, कितने आइटम्स हैं, कितने टेस्ट हैं, किस एज ग्रुप के लिए ये टेस्ट बेस्ट है। फिर कॉगेट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टेस्ट, ये अगेन ग्रुप टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, बेसिक स्किल्स दैट आर प्री रिक्विसाइट फॉर 2 क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या क्या टेस्ट किया जाता है, लर्न रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, 3 अलग अलग एरियाज में, वर्बल, क्वांटिटेटिव और नॉन वर्बल, कॉगेट, ठीक है। और अगेन फिर देख लेना आप लोग इसके क्या क्या लेवल्स हैं, ठीक है, किस किस के लिए बनाए गए हैं, ओके। और आपका कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि कटेल ने 1940 और IP80 ने 1973 में बनाया, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। यहाँ पे इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे लैंग्वेज का इंक्लूजन नहीं होगा, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। तो पहले इसका नाम दिया गया था कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया कल्चर फेयर, क्योंकि आप किसी भी टेस्ट में से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओके, तो फिर उसका लग दिया कल्चर फेयर, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं है, या कोई दूसरी अदर लैंग्वेज है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए फिर उन्होंने परफॉर्मेंस नॉन वर्बल क्या डाला, एस्पेक्ट डाला, ओके। सो CFIT कंसिस्ट ऑफ 3 स्केल्स, पहला स्केल मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स के लिए है, दूसरा स्केल जो है वो एवरेज इंटेलिजेंस अडल्ट्स के लिए है, और जो तीसरा है वो किसके लिए है, हाई स्कूल और कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स जो कि बहुत हाई हैं, मतलब टॉप रैंकर्स हैं, सुपीरियर एबिलिटी है उनकी, तो ये इन्होंने 3 स्केल्स बनाए, ओके। तो ये आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। देन RPM रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यहाँ पे भी ये भी अगेन एक इसी की कैटेगरी है, नहीं है, ये भी एक आई थिंक नॉन वर्बल टेस्ट ही है, जिसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग आ रही है, जो कि किसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया था, स्पीयरमैन जी फैक्टर, आप लोगों को याद है, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर को ये टेस्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी आती हैं, मैं आप लोगों को RPM का भेजूंगी आज, ठीक है, मुझे प्लीज़ एक बार रिमाइंड करा दिया करो, तो आई थिंक ये अवेलेबल होगा इंटरनेट पे ये सारे टेस्ट, या आप लोगों का भी जॉब है कि आप लोग भी ये सारे टेस्ट को एक बार सर्च करो गूगल पे और देखो अगर मिलता है कुछ तो फिर आइडिया मिल जाएगा कि ये टेस्ट होते किस तरीके से। बाकी इंटर्नशिप वगैरह में तो ये सब सिखाए जाते हैं। सो RPM हो गया आपका, कॉगेट हो गया आपका, कल्चर फेयर हो गया, 2-3 भी अगर टेस्ट आपने यहाँ से ग्रुप टेस्ट में याद कर लिए और 2-3 टेस्ट आपने इंडिविजुअल टेस्ट में याद कर लिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दो, बस ख़त्म काम, ओके। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? Any doubt, guys? Are you all listening or not? Okay. The next topic हमारा वर्ड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ।
नेक्स्ट है वर्बल नॉन वर्बल। तो आप लोगों को अभी तक क्योंकि पूरा यूनिट हमने पढ़ लिया है तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वर्बल टेस्ट में क्या है, लैंग्वेज का जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। Then verbal intelligence test is the ability to comprehend and solve language-based problems. The problems require the ability to analyze verbal information and language-based reasoning, like verbal analogies. ठीक है, ये सब कुछ हुआ लैंग्वेज स्किल्स के बेसिस पे। पहले स्कोरल ने भी है नो मेंटली रिटार्डेड लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनको उनका असेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो बाद में समझ में आया कि ये सबके लिए नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए तो फिर ये टेस्ट है ही नहीं, या जिनको स्पीच में प्रॉब्लम है या जिनको सुनने में दिक्कत है, ठीक है ना, तो उनका क्या इंटेलिजेंट नहीं है क्या वो लोग, तो उनको हम कैसे असेस करें। फिर इसके लिए आया नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें अगेन वेशलर का स्केल है, कॉफमन का स्केल है, DN दास नीलकरी का भी स्केल है, ठीक है, और टेस्ट क्विक स्कोरिंग इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 3 एग्जाम्पल्स याद कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होता है, ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करता है, विजुअल स्पेशल हो चाहे विजुअल इन्फॉर्मेशन हो, ये यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। द टास्क में इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल सीक्वेंसेस। आपको पहले कुछ नंबर्स दिखा दिए या कुछ लेटर, या चलो लेटर्स तो नहीं, या कुछ ऐसा दिखाया, आपको पिक्चर्स दिखा दी या कुछ भी होगा उसमें, तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल कॉन्सेप्ट्स एंड सिचुएशन। एक कार है, एक इंसान है ना, किस तरीके से उनका रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि सेंगवन फॉर्म बोर्ड मैंने कल दिखाया था ना आप लोगों को लास्ट सेशन में, वो ब्लॉक्स में पुट इन करना था, तो वो भी एक क्या है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है, ओके। कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, ये आई थिंक उसमें आता है भाटिया बैटरी में, भाटिया बैटरी में आपका कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है, अगर ये कोई व्यक्ति कर पा रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूँगी कि आप लोगों की भाटिया बैटरी है ना आप लोगों के फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग प्लीज़ अपने RCSC से बोलो कि हमें ये करने हैं टेस्ट, हमको दिखाया जाए, ठीक है। भले ही आपके पास अवेलेबल हो ना हो, आप मंगवाओ कहीं से भी, हमको ये रियल में सीखना है, ठीक है। उसका मैनुअल देखना, टेस्ट कैसे होता है वो सब देखना, तो आप लोगों को समझ में आएगा फिर, ठीक है। देन आर्मी बीटा के लिए, जैसे ऊपर बताया था ना, आर्मी अल्फ़ा इलिटरेट्स के लिए था, आर्मी बीटा इलिटरेट्स के लिए था, जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स थे, ओके। उनके लिए ऑफ कोर्स उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए हमको नॉन वर्बल टेस्ट डिज़ाइन किए गए थे। देन फिर कल्चर फेयर टेस्ट बना, कल्चर फेयर मतलब भी ऊपर बता दिया। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, ये लैंग्वेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। कल्चर फेयर में यार वही सब है, अच्छा अभी और भी है, इश्यूज इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ये आप लोग छोड़ दो, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स आप लोग छोड़ सकते हो। कल्चर फेयर टेस्ट पूछ लिया जाता है आई थिंक। तो कल्चर फेयर टेस्ट में आप लोग देख लेना क्या क्या है। लैंग्वेज यूजुअली कल्चर्स वेरी अलॉन्ग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किस किस पैरामीटर पे लैंग्वेज में क्या क्या पे वेरी करता है, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, सबका अपना अपना लैंग्वेज है ना। इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, इंडिया के भी इतने रीजन्स हैं, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में मराठी चलती है, और साउथ में और जो भी है क्या उनका लैंग्वेज होता है, साउथ वालों की लैंग्वेज क्या रहती है, कन्नड़ या क्या बोलते हैं वो लोग यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इस टाइम, मलयाली, तमिल, या राइट तमिल, ठीक है ना। तो इंडिया में भी बहुत रीजन्स हैं, बिहार में बिहारी बोली जाती है, ठीक है। तो वो सब बिहारी तो नहीं, सॉरी भोजपुरी, सॉरी, राइट। बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं, हाँ, पर लैंग्वेज वहाँ पे भोजपुरी यूज़ होती है, राइट, सॉरी। तो ऐसा ही है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये इस बेसिस पे कल्चर्स में दिक्कत आती है, और किस पैरामीटर पे वेरी करता है। रीडिंग एक्सपीरियंस, सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, किसी कल्चर में ज़्यादा लिटरेट, जैसे साउथ में लिटरेट्स बहुत है ना। और दूसरे अगर आप बिहार की ही बात कर लो, चलो वैसे मुझे किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहिए, पर हाँ ऐसा होता है, ठीक है।
तो उनका रीडिंग एक्सपीरियंस मतलब उनका पढ़ाई का बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उनका स्पीड कैसा है, ठीक है, मोटिवेशन टू हरी एंड वैल्यू अटैच टू द स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स। हाँ ये भी है कि यूरोपियन कल्चर्स में बड़े वो लोग, उन लोगों का लाइफ इतना वैसा रहता है ना, वो लोग एकदम फिट एक्टिव टाइम पे काम करने वाले, वैराज इंडिया में देखो आप बहुत स्लो हैं, धीरे धीरे काम करते हैं ये अगेन सबके लिए नहीं है, बट हाँ ऐसे कल्चर्स में देखा गया है। ओके, देन अगेन एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस उनके कैसे हैं। अब आप किसी एक कल्चर से पूछो कि स्नोफॉल के बारे में आप बताओ, तो अब वो रहता है, सोचो आप, रहता है वो कहीं और, है ना, और वो आप उसको कभी उसने ज़िंदगी में स्नोफॉल देखा ही नहीं है, तो वो कैसे, सोचो मान लो कोई सऊदी वऊदी में रही हुई गल्फ कंट्रीज़ में रहता है, तो वहाँ थोड़ी, वहाँ तो गर्मी रहती है ना, या मुंबई में भी गर्मी रहती है। अब उससे आप पूछो कि आपके बताओ स्नोफॉल होती है यहाँ पे, या उसके बारे में बताओ, तो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस, इन पैरामीटर पे कल्चर्स डिफरेंट करते हैं, वेरी करते हैं। देन टिपिकल कल्चर फेयर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है, आरपीएम एक कल्चर फेयर टेस्ट है, और जो इन्होंने बनाया था आईपैड और कटेल ने, वो भी एक कल्चर फेयर टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है। और कौन से टेस्ट बने हैं, द लीटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल और ड्रॉमैन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आती हैं आपके कल्चर फेयर टेस्ट के अंदर। ये टॉपिक आप लोग छोड़ देना, वैसे मैंने लास्ट सेशन में होमवर्क दिया था इसको, तो वो लिखा भी हुआ है, आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और बस हो गया ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट। 6th यूनिट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। यस।